हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स की। गाइस, अब तक हमने सीपीसी के जो लेक्चर स्टार्ट किए थे उसमें से हमने सेक्शन 9 तक अभी स्टार्ट करने जा रहे थे। तो हमें लगा कि सबसे पहले जो ये वाला टॉपिक है यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। जब हम स्टडी करते हैं तो तब हमें इतना नहीं लगता कि हमें एक एक टॉपिक को पूरी डेप्थ में पढ़ना चाहिए, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो तब हमें इसकी नेसेसिटी का पता चलता है कि ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कोई भी सूट फाइल करते हैं तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, जो हमारा यूरिसडिक्शन है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जो भी पर्सन लॉ के प्रोफेशन में है उससे द्वारा ये जो यूरिसडिक्शन है ये फॉलो किया जाता है एवरी पर्सन के द्वारा जो लॉ के प्रोफेशन में है। तो गाइस, अगर हम बात करें इसकी मैक्सिम की, जिसका मीन्स है जुबियस इबी रेमेडियम, जिसका मीनिंग ये है कि देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी। मीन्स वेयर देयर इज राइट, जहाँ पर राइट है वहाँ पर एक रेमेडी भी है। ये बात करता है हमारा यूरिसडिक्शन। गाइस, आगे हम आपको बताएंगे अपनी लैंग्वेज में भी यूरिसडिक्शन का मीनिंग क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। गाइस, यहाँ पर अगर हम मीनिंग की बात करें, जो यूरिसडिक्शन है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है यूरिस एंड डिक्टो, जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया गया है आई स्पीक बाय लॉ। गाइस, जो यूरिसडिक्शन है ये डिफाइन करता है कोर्ट की पावर को, अथॉरिटी को, कि जो कोर्ट है वो सूट को इंटरटेन करने के बाद क्या कंक्लूजन निकालती है, क्या जजमेंट देती है। ये बात होती है एक यूरिसडिक्शन की। जो भी सूट होते हैं, केस होते हैं, जो अपील लगती है, कोर्ट किसी भी सूट को इंटरटेन करने के बाद क्या कंक्लूजन निकालती है, जजमेंट में क्या कंक्लूजन देती है, ये बात करता है हमारा मीनिंग जो यूरिसडिक्शन का है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। आपको टाइप्स में ही पता चल जाएगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। गाइस, जो अगर हम टाइप्स की बात करें यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें, ये सिविल भी है एंड क्रिमिनल यूरिसडिक्शन भी है। यहाँ पर सिविल यूरिसडिक्शन की बात करें, जो हमारे सिविल नेचर के केस होते हैं, सूट होते हैं, वो होते हैं सिविल यूरिसडिक्शन। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं कि सिविल नेचर के केस कौन से होते हैं, सिविल नेचर के जो सूट हैं वो कौन से हैं। जैसे कि जो भी हमारे मैट्रिमोनियल केस होते हैं वो सारे के सारे सीपीसी में इंक्लूड होते हैं। जो हमारे सूट फॉर रिकवरी के होते हैं गाइस, वो भी हमारे क्या होंगे, सूट फॉर रिकवरी। जो मनी की रिकवरी को लेकर, पैसों की रिकवरी को लेकर, वो किस में इंक्लूड किए जाएंगे, सिविल नेचर में। किसी भी प्रॉपर्टी की पोजेशन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, रेंट को लेकर, गाइस ये किस में इंक्लूड होते हैं, ये हमारे होते हैं सीपीसी में। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो बाद में आपने फुलफिल नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो गाइज वो किस में इंक्लूड होता है, हमारे सीपीसी में। ये हो गए हमारे सिविल नेचर के केस जो ये सिविल यूरिसडिक्शन में आते हैं। अगर हम बात करें क्रिमिनल यूरिसडिक्शन की, जहाँ पर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, वो क्या हो गया, उसे वो ऑफेंडर को पनिशमेंट होगी, उसके साथ उसे फाइन भी होगा एंड वो पर्सन पनिशमेंट होगी, तो वो किस में इंक्लूड होता है, क्रिमिनल यूरिसडिक्शन में। अब अगर हम बात करें क्रिमिनल यूरिसडिक्शन की, जो भी हमारी आईपीसी में सेक्शन मेंशन है उनमें से अगर कोई पर्सन कोई भी सेक्शन में फॉल करता है, अगर उसने कोई क्राइम किया है, तो वो कहाँ पर होगा, क्रिमिनल यूरिसडिक्शन में। उसकी जो प्रोसेस होगा गाइस, जो हमारा सीआरपीसी में बताया गया है, उसके हिसाब से जो भी उसकी क्रिमिनल यूरिसडिक्शन होगी उसे हम बोलेंगे क्रिमिनल यूरिसडिक्शन। गाइस, यहाँ पर बात होती है नेक्स्ट पॉइंट की, टेरिटोरियल का मीन्स होता है जो आपका क्षेत्र होता है, जो आपका जिस जगह पर आप रहते हो, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, वहाँ का यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, जब आप सिविल सूट कोई भी फाइल करना चाहते हो तो तब उस टाइम पर आपको देखना पड़ता है कि आपका यूरिसडिक्शन कौन सा है। सबसे पहले चाहे आप मैट्रिमोनियल केस हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी का हो, जो भी सिविल नेचर के हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस कोर्ट में सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट
जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में आपका सूट जाएगा। अगर हम बात करें जो भी आपकी टेरिटरी है वो ऑल टेरिटरी के केस आपकी स्टेट की हाई कोर्ट में जाएंगे, एंड जो भी आपकी स्टेट है सारी स्टेट के केस आपकी सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये है टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन, मींस एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से। अगर हम बात करें पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन, हमने आपको कुछ ट्रिक बताई थी गाइस, पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन, जिसका मीनिंग ये है कि पैसों के साथ रिलेटेड, मनी को लेकर जब भी कोई भी सूट फाइल होता है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर या फिर सूट फॉर रिकवरी हो गया, तो गाइस उसमें क्या है कि आपको देखना पड़ता है कि कौन सी कोर्ट कितनी कॉम्पिटेंट है। गाइस जो भी कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनको अलग अलग पावर दी जाती है कि ये वाली कोर्ट 5 लाख का, ये वाली कोर्ट फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि ये वाली जो कोर्ट है ये इतनी मनी तक का ये केस इंटरटेन कर सकती है। तो ये बात होगी है पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन की। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जो कंज्यूमर कोर्ट होती हैं, अगर हम उनकी बात करें पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन की, वो डिफरेंट होती है। गाइस जब भी आप कोई भी सिविल सूट फाइल करते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कितने की है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसी हिसाब से आपका जो सूट है वो उस कोर्ट में जाएगा। अब गाइस जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो तब आपको इन बातों का इम्पोर्टेंस पता चलती है कि इन बातों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप बार बार सीनियर से पूछते हो, जो आपको बार बार किसी से हेल्प लेनी पड़ती है, तो इससे क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर की। यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पर हम आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई कर रहे हैं। जब आप सब्जेक्ट मैटर की बात करें, जो मैट्रिमोनियल केस है गाइज वो कहाँ पर जाएंगे, फैमिली कोर्ट में। जो आपके 138 के केस हैं वो कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अलग से कोर्ट्स होती हैं जो 138 के ही केस को डील करती हैं। जो भी आपके NRI केसेस होते हैं, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, वो आपके कहाँ पर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट की NRI कोर्ट में। जो आपके रेलवे डिपार्टमेंट के हो, जुवेनाइल जस्टिस के हो, जिसे हम JJ बोलते हैं, गाइस ये सारे के सारे एक अलग अलग कोर्ट होती हैं। उन कोर्ट्स को क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उनमें बहुत सारी कोर्ट होती हैं। अलग अलग कोर्ट को अलग अलग सब्जेक्ट मैटर दिया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से केस को देखोगे। अगर गाइस ऐसे हौच पौच हो गया तो फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सूट कौन सी कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। तो गाइस यहाँ पर देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, यहाँ पर क्या लिखा है कि वहाँ पर सिर्फ जो यूरिसडिक्शन की बात करें तो ओवर ओनली कंज्यूमर रिलेटेड केस, यहाँ पर बात हो रही है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसमें क्या बताया गया था कि कंज्यूमर रिलेटेड ही केस को डील किया जाता था। इसमें हमारे जो क्रिमिनल केस है उन्हें ट्राई नहीं किया जाता था। अगर हम ओरिजिनल यूरिसडिक्शन की बात करें गाइस, जब भी कोई भी आप सूट फाइल करना चाहते हो तो उसके हिसाब से जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो कि हमारे होते हैं स्मॉल कोज कोर्ट्स, जिसे हम सिविल जजेस भी बोल देते हैं, उस कोर्ट में आपका जो सूट जाएगा उसे बोलते हैं। जो कोर्ट मतलब डायरेक्ट वे में इसमें चला गया वो होती है ओरिजिनल यूरिसडिक्शन। अगर हम अपीलेट यूरिसडिक्शन की बात करें, जिस कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं, जैसे कि सिविल कोर्ट है गाइस, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में एक सेशन कोर्ट भी होती है। जैसे कि सेशन कोर्ट में आप अपनी अपील लेकर जा सकते हो। उस अपीलेट कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है आपके केस को, आपकी रिवीजन को सुनने की, आपकी अपील को रिवीजन को सुनने की, एंड उसके बाद वो आपका जो भी मैटर है उसे डिसाइड करने की। जो भी आपकी ओरिजिनल यूरिसडिक्शन की कोर्ट ने जो डिसीज़न लिया था उस डिसीज़न से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपीलेट कोर्ट में जा सकते हो। अपीलेट कोर्ट आपको सुनने के बाद डिसीज़न लेती है, उन्हें जो ऑब्जर्व होता है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।
जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इन चीज़ों का धीरे धीरे पता चलता है कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम जब स्टडी करते हैं तो गाइस सिर्फ हम अपना क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपने पासिंग एग्ज़ाम के लिए, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, जो भी कोई प्रैक्टिस करते हैं। या फिर अगर किसी ने कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे गाइस इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम और भी नई नई वीडियो नए नए टॉपिक के लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।